नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN न्यूज और मैं हूं आपके साथ निहारिका नाथ। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। गौतम बुद्ध नगर के नोएडा से तीर्थ नगरी अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू की गई है। नोएडा के मोरना स्थित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के डिपो से अयोध्या नगरी के लिए गुरुवार से बस सेवा की शुरुआत की जा रही है। रोजाना एक बस अयोध्या के लिए यहां से रवाना होगी, जिसके लिए नोएडा से अयोध्या तक यात्रियों को 1015 रुपए चुकाने होंगे। बस सुबह 9 बजे से चलेगी। बता दें कि डिपो में अयोध्या नगरी जाने के लिए पर्याप्त संख्या में बस उपलब्ध हैं, लेकिन यात्री ज्यादा नहीं होने के कारण शुरुआत में केवल एक बस का परिचालन किया जा रहा है। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने अगले एक सप्ताह के लिए तीर्थ यात्रियों की भीड़ और आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए अयोध्या में अधिकारियों और बसों की संख्या बढ़ा दी है। यूपीएसआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक अयोध्या विमल राजन ने इस सप्ताह की शुरुआत में यूपीएसआरटी अधिकारियों को पत्र लिखकर अधिक अधिकारियों की मांग की थी, क्योंकि तीर्थ यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसमें से कई तीर्थ यात्रियों के लिए देश भर से आस्था विशेष ट्रेनों के जरिए अयोध्या पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसके साथ यूपीएसआरटीसी के अधिकारियों ने अयोध्या में बसों के परिचालन समय को बढ़ाने का आदेश दिया। संसद तक मार्च करने की योजना के तहत हजारों किसानों और ग्रामीणों के इकट्ठा होने के मद्देनजर नोएडा पुलिस ने बृहस्पतिवार को दिल्ली से लगी अपनी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी। किसान नेता राकेश टिकैत दोपहर में ग्रेटर नोएडा में प्रदर्शनकारियों के समूह में शामिल हुए, जहां उनके भारतीय किसान यूनियन के सदस्य स्थानीय प्राधिकरण कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नोएडा में प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व भारतीय किसान परिषद कर रही है, जिसके कार्यकर्ताओं ने दिसंबर 2023 से स्थानीय प्राधिकरण कार्यालय के बाहर शिविर लगा रखा है। किसानों के दिल्ली मार्च की घोषणा के बाद नोएडा पुलिस दिल्ली से जुड़ी विभिन्न सीमाओं पर सख्ती से जांच कर रही है, जिसकी वजह से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और डीएनडी सहित विभिन्न मार्गों पर वाहनों की आवाजाही धीमी हो गई है। किसान आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली से जुड़ी सभी सीमाओं, किसान चौक और अन्य स्थानों पर बैरियर लगाए जा रहे हैं। प्रत्येक वाहन की जांच की जा रही है, जिसके कारण यातायात की गति धीमी हो गई है। अधिकारियों के अनुसार किसानों के प्रस्तावित मार्च की वजह से कुछ जगहों पर यातायात के मार्ग में परिवर्तन किया गया है, जबकि किसानों से बात कर प्रस्तावित मार्च को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। यातायात को नियंत्रित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी और अन्य कर्मी विभिन्न स्थानों पर मौजूद हैं। संसद तक मार्च निकालने की योजना के तहत भारतीय किसान परिषद के नेतृत्व में किसान बृहस्पतिवार दोपहर 12:30 बजे नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर एकत्रित होने लगे। बीकेपी नेता सुखवीर यादव ने कहा, महामाया फ्लाईओवर से किसान अपने लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए दिल्ली स्थित संसद की ओर मार्च करेंगे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसानों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर पुलिस पहले से ही बुधवार और बृहस्पतिवार के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लागू की हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से पूछा कि लखनऊ मॉडल जेल में बंद कैदियों के भोजन की क्या व्यवस्था है। इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी जानकारी मांगी कि अंदर ट्रायल और दोष सिद्ध कैदियों की कमाई पर निर्भर उनके परिवारों को सहयोग किए जाने की भी क्या कोई योजना है। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने वर्ष 1998 में मॉडल जेल से मिले एक कैदी के पत्र के आधार पर दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। बता दें कि यह पत्र इश्तियाक हसन खान नाम के कैदी ने भेजा था। न्यायालय के राज्य सरकार के अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त कर यह जानकारी भी देने को कहा है कि मॉडल जेल के कुल कितने विचाराधीन कैदी और कितने सजाए-फिता कैदी बंद हैं और इसमें पुरुष और महिलाएं कैदियों की संख्या कितनी है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या किसी महिला कैदी के साथ कोई बच्चा भी रह रहा है। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिए जाने की मांग की है, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अगली सुनवाई पर जेल प्रशासन के कार्यों का जानकार कोई अधिकारी भी कोर्ट के सहयोग के लिए सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे। यूपी के हमीरपुर जिले में भाजपा की गठबंधन वाली निषाद पार्टी को बड़ा झटका लगा है।
पार्टी के जिला पंचायत सदस्य दुष्यंत सिंह ने आज भाजपा का दामन थाम लिया है। बता दें कि 400 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हुए दुष्यंत सिंह आज हमीरपुर पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने फूल माला पहनाकर बड़ी जोरदार स्वागत किया। इसी दौरान दुष्यंत सिंह मां चौरा देवी मंदिर पहुंचे और मां का आशीर्वाद लेते हुए भाजपा की नीतियों पर काम कर हर गरीब मजलूम की मदद करने की बात कही। वहीं दुष्यंत सिंह ने भाजपा में शामिल होने पर कहा कि राम मंदिर निर्माण सबसे बड़ी वजह है। 500 सालों में सिर्फ भाजपा सरकार ही काम कर पाई है। कश्मीर से धारा 370 भी हटाई गई, वो भी भाजपा सरकार ने किया। ऐसे में वो भाजपा में शामिल होकर आम लोगों की सेवा करेंगे। भव्य राम जी का मंदिर वो नहीं बन पाया। इतनी सरकारें आई चली गई, किसी ने उसके बारे में जरा भी सोचा नहीं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी द्वारा ऐसा काम किया गया जिसको स्वर्ण अक्षरों में भी लिखा जाएगा। ये इतिहास हमेशा याद रहेगा, जो कि इतिहास स्वर्ण अक्षरों में, ये पन्नों में ये अंकित किया जाएगा। दूसरी, जो हमारी कश्मीर की धारा 370 हटाई गई, वहाँ पे जो रोज़ पत्थर चलते थे, वहाँ के हिंदू भाई परेशान रहते थे, बहुत परेशान थे, जिनको कश्मीर से निकाला गया, बुरी तरह से निकाला गया, मार पीट के निकाला गया। उन हिंदुओं के आज चेहरे पर वो खुशी दिखाई दे रही है जिसको देखते ही बनती है। इन नीतियों के तहत हमने भाजपा ज्वाइन की। खबर बलरामपुर से है, जहां वन माफियाओं पर विभागीय सरकारी तंत्र काफी मेहरबान नजर आ रही है, क्योंकि जिम्मेदारों की मिली भगत से दर्जनों सरकारी जामुन के जंगली पेड़ काट लिए गए हैं। आप सब जानते हैं कि पेड़ जीवनदायिनी है, इसके बगैर जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। लेकिन कुछ भ्रष्ट लोग अपने स्वार्थ के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करते हैं और पर्यावरण के रक्षक ही इसके भक्षक बन जाते हैं। ऐसा एक मामला सामने आया है, जहां वन विभाग का पूरा रेंज बिक गया है और इनके संरक्षण में दर्जनों पेड़ काटे गए हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या इन भ्रष्ट विभागियों लोगों पर कार्रवाई होगी या नहीं। आपको बता दें कि यह पूरा मामला रेहरा वन रेंज के किशुनपुर बीट का है। कानपुर उत्तर प्रदेश रेडियो अड्डा कानपुर और अक्षर समूह कानपुर की तरफ से 14 फरवरी को मोती झील स्थित लाजपत भवन में उत्तर प्रदेश आइकॉनिक अवार्ड नामक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मान समारोह में न केवल कानपुर अपितु प्रदेश और देश के भी समाज के विभिन्न क्षेत्रों से बहुमूल्य योगदान देने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं इस सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर रघुराज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे और पुलिस आयुक्त कानपुर अखिल कुमार और विठुर से विधायक अभिजीत सिंह सांगा विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। बता दें कि सभी सम्मानित अतिथियों समेत रेडियो और टीवी जगत की बड़ी हस्तियां और समाज के गणमान्य सदस्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। वहीं रेडियो अड्डा के संस्थापक आर दिलीप सिंह का कहना है कि इस तरीके से आयोजन में समाज में अपना विशेष प्रभाव रखने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा और वो इसी तरह अपना काम जारी रखेंगे। वहीं समूह के संस्थापक विशाल शर्मा का कहना है कि इस तरीके से कृत्यों से न केवल समाज को विकास मिलेगा, बल्कि समाज में और लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और आने वाले समय में और भी लोगों के सामने आकर समाज के विकास और कल्याण हेतु अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करेंगे। दिलीप सिंह और मैं रेडियो अड्डा का फाउंडर हूं और रेडियो अड्डा आज देश के 9 शहरों में खुल चुका है, जिसका उद्देश्य है कि आवाज की दुनिया में आने वाले लोगों के लिए एक मौका देना, एक अवसर प्रदान करना, जो कि रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं या फिर वो एक एंकर बनना चाहते हैं या डबिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम अलग अलग विधाओं से जुड़े लोगों को इस मंच पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। जो रेडियो अड्डा इस सम्मान समारोह में अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों को सम्मानित करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो लोग अपने फील्ड में जो काम अच्छा कर रहे हैं उनको सराहना मिले, प्रोत्साहन मिले और अपने आने वाले समय पे और अच्छा काम करें। प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि रेडियो अड्डा एक जो सम्मान समारोह कर रहा है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश आइकॉनिक अवार्ड, जिसमें माननीय मंत्री जी डॉक्टर रघुराज सिंह आ रहे हैं, MLA बिठूर श्री अभिजीत सांगा जी आ रहे हैं,
श्री अखिल कुमार जी कमिश्नर आ रहे हैं और उनके साथ साथ और भी गणमान्य लोग आ रहे हैं। जो हमारा उद्देश्य है कि उन लोगों को पहचान दिलाना जो अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको पहचान नहीं मिली है। तो हमारी कोशिश ये है कि इस मंच के माध्यम से उनको एक नई पहचान मिले। अगर वो रोज़गार कर रहे हैं तो उनके रोज़गार को एक सुनहरा मौका मिले, एक मंच मिले। अगर वो सोशल वर्कर है तो उनको दुनिया में लोग पहचानें कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं। अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन है तो जो खेल वो खेल रहे हैं, अगर उस शहर में है, बहुत सारे ऐसे अकेडमीज़ हैं जो कि हमारे शहर में होती हैं लेकिन हमें नहीं पता होती हैं। बहुत सारे ऐसे संस्थान होते हैं जो हमारे शहर में ही है लेकिन नहीं पता होते हैं हमें। उन लोगों को सामने लाना, हमारा उद्देश्य है कि उन लोगों को भी मंच मिले और वो लोग भी अपने आप को एक्सप्लोर करें, दुनिया तक जाएँ और उनको भी एक पहचान मिले। विशाल शर्मा अक्षर ग्रुप का फाउंडर हूँ और रेडियो अड्डा का मैं बॉडी कानपुर हूँ। जो यहाँ पे रेडियो अड्डा मैं ही लेके आया हूँ, जो दिलीप जी के साथ और हम लोगों ने मिलकर कानपुर को आगे बढ़ाने का जो एक निर्णय लिया है, क्योंकि बिठूर में जिस तरह से हमने अपना ऑफिस डेवलप किया है और जो वहाँ सुविधाएं प्रोवाइड करी जा रही हैं, वो अपने आप में एक हम लोग रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग के साथ साथ फॉरेन लैंग्वेज की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो जो विदेशी भाषा से बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, जॉकी बन के आगे काम करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। उनके अंदर काबिलियत है, वो कहीं ना कहीं दबी ना रह जाए, इसके लिए हम आगे कदम बढ़ाए हैं। और दूसरा, हमारा जो आइकॉनिक अवार्ड शो है, ये अवार्ड शो समाज के उन लोगों के लिए एक सम्मान है जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, चाहे वो एक एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो एक स्टार्टअप हो, चाहे वो एक एनजीओ हो या किसी शिक्षा वगैरह उसमें काम किया हो। इसलिए हम लोगों ने एक सम्मान समारोह रखा है ताकि हम सबका धन्यवाद कर सके अपने इस मंच के थ्रू। बाकी इसमें थोड़ा सा प्रकाश मुक्तमैम। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली देहात के गांव कनैनी में ट्यूबवेल पर सो रहे किसान की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद परिजनों को इस घटना की जानकारी हुई। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। आपको बता दें कि गांव कनैनी निवासी एक किसान अपने ट्यूबवेल पर सोने गए थे, लेकिन ये उनके घर नहीं लौटे। तलाशने पर उनका शव ट्यूबवेल पर खून से लथपथ मिला। किसान के सिर पर गोली मारी गई और मारने वाले हथियार यानी कि तमंचा शव के पास ही पड़ा मिला। फिलहाल पुलिस आत्महत्या को लेकर जांच कर रही है। ये थाना खुर्जा देहात क्षेत्र में बीती रात एक युवक का शव ट्यूबवेल के पास चारपाई पर पड़ा मिला था, जिसके सर के पास चोट थी। मौके पर एक तमंचा भी पाया गया है और इसमें हमारी पुलिस जांच पड़ताल छानबीन कर रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि घटना का जो सीन है उससे आत्महत्या का संकेत दे रहा है, लेकिन परिजनों द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उस पर समुचित विधिक कार्रवाई की जाएगी और साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई। मुरादाबाद में चाची से नाजायज संबंध के चलते भतीजी ने चाची की हत्या कर उसे मौत के घाट उतार दिया। ठाकुर द्वारा थाना पुलिस ने हत्यारोपी भतीजे और उसके दोस्त में घटना में शामिल होने के चलते गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हत्यारोपी सुशील कुमार और उसकी चाची के बीच नाजायज संबंध थे, जिसके चलते दोनों के प्यार में रोड़ा बन रहे चाचा राजीव की भतीजे सुशील कुमार ने अपने दोस्त गौरव के साथ मिलकर हत्या कर दी। गुरुवार को एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। बीती 6 फरवरी यानी कि बुधवार को ठाकुर द्वारा थाना पुलिस को गांव काला झंडा में गेहूं के खेत के समीप एक व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मृतक की पहचान राजीव कुमार पुत्र नारायण सिंह निवासी ग्राम काला झंडा के रूप में की गई। पुलिस ने मृतक राजीव के भाई पदम सिंह की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर हत्यारोपी की तलाश शुरू कर दी। गुरुवार को पुलिस ने राजीव की हत्या के मामले में उसके भतीजे सुशील और सुशील के दोस्त गौरव को गिरफ्तार किया है। खबर हमीरपुर से है, जहां बिनबार थाना इलाके में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। दरअसल इलाके में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है और भाई बहन को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया है।
आपको बता दें कि भाई और बहन के मुंह में कपड़ा ठूसकर हत्यारे ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर थाना पुलिस के साथ घटनास्थल पर सीओ पहुंचे और डॉग स्क्वाड टीम को फॉरेंसिक टीम की मदद से मामले की जांच कर रही है। बता दें कि यह पूरा मामला बिम्बार थाना इलाके के पारा गांव का है। खबर कानपुर से है, जहां एक घर में अराजक तत्वों ने आग लगने का प्रयास किया। इस घटना का वीडियो घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक टीचर के घर में मंगलवार देर रात 3 स्कूटी सवार लड़कों को शिक्षक के घर में ज्वलनशील पदार्थ डालकर भागते देखा गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी के कैमरे में कैद हो गई है। तो वहीं इस संबंध में डीसीपी पूर्वी एसके सिंह ने बताया कि चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें 3 लड़कों ने एक घर में कोई ज्वलनशील पदार्थ घर में फेंका। इससे पुलिस टीम लगी हुई है। इस संबंध में पुलिस जांच भी कर रही है। तो वहीं घर के मालिक ने बताया कि उसकी गली मोहल्ले में कुछ लड़के हैं जो घर के बाहर शरारत किया करते हैं। उनको कई बार डांट कर भगाया गया है। हो सकता है कि उन्हीं में से किसी ने ये काम किया हो। देखिए, एक वीडियो आया है जिसमें 3 लड़के हैं जो एक बाइक के पास हैं और एक सामान फेंक रहे हैं। पहले तो कुछ सामान फेंका है, फिर उन्होंने घर में कोई ज्वलनशील पदार्थ फेंका। मेरी पुलिस टीम मौके पे है, मेरे चौकी इंचार्ज हैं, बाकी फोर्स वहाँ पे हैं। जो उनसे बातचीत हुई है, प्रेमा फेसी ये निकल के आ रहा है कि उनका कहना है कि यहाँ पे गली मोहल्ले के लड़के आ जाते हैं और उन्होंने 2-4 बार टोकी टाका किया था। तो जिसके हो सकता है कि उनमें मन में कोई भाव हो और उनके मन की वजह से हो सकता है कि उन्होंने ये रात में इस तरीके का घटना करी है। हमारी पुलिस टीम लगी हुई है, जल्दी हम इसको वर्कआउट कर लेंगे। अब हम लड़कों की पहचान करा रहे हैं, क्योंकि गली मोहल्ले के लड़के हैं तो जल्दी ही वो ट्रेस में आ जाएंगे और पूरी टीम लगी हुई है। इसको हम लोग वर्क सोनभद्र जिले के न्योरपुर थाना क्षेत्र के सुपाचुआ गांव में गुरुवार की सुबह लाठी डंडे से वार कर अधेड़ की हत्या कर दी गई। करीब घर से 100 मीटर की दूरी पर उसका लहूलुहान शव पाया गया। बता दें कि उसके सिर पर 2 वार के निशान मिले हैं। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी के अनुसार न्योरपुर थाना क्षेत्र के सुपाचुआ गांव के पोखरा टोला निवासी राम किशुन उम्र 48 वर्ष पुत्र रामू गौड़ खेती किसानी करता था। परिजनों के मुताबिक बुधवार की रात खाना खाने के बाद वो सोने चला गया। सुबह करीब 4 बजे उसका शव घर से 100 मीटर दूर देवस्थल के पास लहूलुहान हालत में मिला। सिर पर चोट के निशान मिले। सूचना पाकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और छानबीन में जुट गई है। वहीं मृतक की बहू प्रियंका ने बताया कि हमारी सास हमें घर से निकाल दिया था और हम अपने मायके में रहते हैं। आज घटना की जानकारी होने के बाद यहां पहुंचे। वहीं एसएसपी कालू सिंह ने बताया कि आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि सुपाचुआ गांव के पोखरा टोला निवासी रामकिशन उर्फ 50 वर्ष पुत्र रामू गौड़ खेती किसानी करता था, जिसका अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। सुबह करीब 4 बजे उसका शव घर से 100 मीटर दूर देवस्थल के पास लहूलुहान हालत में मिला। सिर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज दिनांक 8/2/2024 की सुबह राम किशन गौड़ उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम सुपाचुआ थाना मयूरपुर की अपनी पत्नी के साथ आपसी लड़ाई झगड़े में सिर पर डंडा लगने से आई चोट के कारण मृत्यु हो गई। स्थानीय पुलिस मौके पर है। सबका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु CHC दुद्धी भेजा जा रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में पुल के निर्माण की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए जिला प्रशासन और सरकार से पुल का निर्माण कराए जाने की गुहार लगाई है, जिससे कि वो पुल की मदद से बांदा जिले में आसानी से पहुंच सके। बता दें कि अभी उन्हें बांदा जाने के लिए करीब 30 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है।
दरअसल मामला जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर का है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे बेजेमऊ गांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को सौंपे हुए ज्ञापन में बताया कि उसके गांव से बांदा जिले के साड़ी गांव संपर्क में केन नदी का पुल का निर्माण कराए जाने की मुख्य आवश्यकता है। इससे लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी। साथ ही इसके लिए स्थानीय इस मार्ग से यात्रा करने वाले लोगों को करीब 30 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाए बिना ही बांदा मुख्यालय पहुंच सकेंगे। वैसे भी बुंदेलखंड पहले से ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और कई नदियों के बीच में बसा हुआ है, जिसके चलते यदि इस नदी में सरकार की मदद से पुल का निर्माण कराया जाता है तो इससे क्षेत्र का विकास भी होगा और लोगों के आवागमन के लिए साधन भी सुगम हो जाएंगे। आज़ाद भारत पार्टी नेशनल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये बुंदेलखंड वैसे बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन नदियों की वजह से और ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। इसी क्रम में एक बैजेमऊ से साड़ी के बीच में केन नदी में एक पुल चाहते हैं ये सब इतने लोग हैं सब ग्रामवासी, और जिसकी वजह से ग्रामीणों को तो सुविधा है भी, तमाम यात्रियों को इतनी सुविधा हो जाएगी कि 30 से 40 किलोमीटर का अंतराल बचेगा बांदा और हमीरपुर आने जाने में। इसलिए इस पुल की महती आवश्यकता है। इस वजह से ये आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग प्रशासन पर इतना दबाव बना दें कि ये एक पूर्ण काम हो जाए। हमारे यहाँ जो हमीरपुर और बांदा का मुख्यालय है उसके बीच में आवागमन का सबसे बड़ा अवरोध केन नदी है। इस केन नदी में अगर बैजेमऊ और साड़ी का संपर्क मार्ग इस पुल के द्वारा जुड़ जाए तो जो इधर उधर से भटकने से 80-90 किलोमीटर का जो रेंज अधिक पड़ता है वो सीधे में 80-90 किलोमीटर का बचत हो जाएगा और दोनों मुख्यालय आपस में बड़े आसानी से जुड़ जाएंगे। हमारे और इधर हमारे क्षेत्र का पूरे एरिया का विकास भी हो जाएगा पुल बनने से। हम लोग सभी ये चाहते हैं कि ये संपर्क मार्ग में साड़ी और बैजेमऊ के बीच में केन नदी का पुल का निर्माण हो जाए, यही हमारी सरकार से अनुरोध है और अपेक्षा है पूरे क्षेत्र। खबर कन्नौज से है, जहां कन्नौज के तीरवा में घर पर सो रहे एक अधेड़ की ईंट से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या की खबर सुनते ही इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी कोतवाल ने एक युवक को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। बता दें कि कस्बे के इंदिरा नगर मोहल्ला निवासी मुन्ना वारसी उर्फ शकील पुत्र मेहंदी हसन अपने घर पर अकेला रहता था। वो फोटोग्राफी का काम करता था। बुधवार की रात को वो घर के अंदर सो रहा था, तभी किसी ने उसकी ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। वो सुबह तक नहीं जागा तो मोहल्ले के लोगों ने घर के अंदर देखा तो वो मृत मिला, जिसे देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं क्षेत्रीय लोगों ने फौरन पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोहल्ले के एक व्यक्ति को संदिग्ध मानते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। ये थाना तिरवाड़ क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा नगर एरिया में रात्रि में एक हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें ये मुन्ना वारसी शकील उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास है। इसके बारे में सूचना प्राप्त होते ही तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और फील्ड यूनिट में भी तत्काल का निरीक्षण किया। इसमें घर वालों की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। नामजद एक व्यक्ति को किया गया, इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें जो संदिग्ध है उससे पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उससे अवगत कराया जाएगा। विधिक कार्रवाई इसमें शीघ्र पूर्ण करेगी। खबर महाराजगंज से है, जहां बरंगदवा थाना क्षेत्र के एसएसबी रोड पर सघन तलाशी के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसके साथ ही 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर परसा मालिक की तरफ से आ रहे बाइक सवार 2 युवकों को एसएसबी रोड के पास तलाशी के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान इनके पास से एक थैले में नशीली दवाइयां और सिरप मिली
और मोबाइल सहित कई अन्य तरह की चीजें मिली, जिसके बाद अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीपीसी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। खबर कानपुर से है, जहां समाज में अपमान मानस के साथ साथ दिव्यांगों को भी हौसला अफजाई होता रहे, इसके लिए कानपुर में मानसिक दिव्यांगता वाले खिलाड़ियों के लिए पावर लिफ्टिंग की नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं प्रेस वार्ता करते हुए आयोजकों ने बताया कि इस वर्ष की स्पेशल ओलंपिक्स भारत की पावर लिफ्टिंग नेशनल चैंपियनशिप महिला एवं पुरुष का आयोजन कानपुर शहर CSGM यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम 26 फरवरी से 28 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा, जिसका शुभारंभ 26 फरवरी 2024 को CSGM यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में किया जाएगा, जिसमें मल्लिका नड्डा अध्यक्ष स्पेशल ओलंपिक्स भारत मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगी। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के मंत्री और प्रदेश सरकार के मंत्रियों, सांसद और समाज और खेल जगत के अन्य सम्मानित अतिथियों को भी शामिल होने की संभावना है। यह उत्तर प्रदेश के कानपुर में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की पहली प्रतियोगिता है। स्पेशल ओलंपिक्स भारत केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के खेलों को बढ़ावा देने के प्रति किया जा रहा है। इस चैंपियंस में भारत के 23 राज्यों से अधिक 300 मानसिक दिव्यांगता वाले एथलीट भाग लेंगे। इस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के अंतर्गत बेंच प्रेस, स्केट, डेडलिफ्ट आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। ये बड़ा हर्ष का विषय है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी दिव्यांग लोगों के लिए एक अलग से स्पोर्ट्स के लिए भी इवेंट रख रहे हैं। तो एक स्पेशल ओलंपिक भारत द्वारा एक नेशनल चैंपियनशिप पावर लिफ्टिंग की हो रही है और ये बड़ा हर्ष का विषय है कि प्रथम बार कानपुर में ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। और इसके उद्घाटन श्रीमती मल्लिका नड्डा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं स्पेशल ओलंपिक भारत की, वो 26 तारीख को करेंगी। ये प्रतियोगिता हम लोग के यूनिवर्सिटी में, कानपुर यूनिवर्सिटी के मल्टीपर्पज़ हॉल में होगी और उसका उद्घाटन भी वहीं पे ऑडिटोरियम में होगा। और ये पूरा हम लोग को कानपुर यूनिवर्सिटी का भी बड़ा सहयोग है, NLK ग्रुप का बड़ा सहयोग है। और जिस तरीके से हम लोग यहाँ स्पेशल जो पैरा ओलंपिक और हर जगह हम लोग के मेडल आ रहे हैं, तो आगे भी देश के लिए ये बच्चे भी मेडल लेके आए कि हम लोग का प्रयास। करीब 250 से 300 लोगों को प्रतिभाग करने की उम्मीद है। 24 से 25 स्टेट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आने वाली 25 तारीख से लेकर 25 तारीख को शुरू होकर 26, 27 और 28 को उत्तर प्रदेश में नेशनल चैंपियनशिप फॉर पावर लिफ्टिंग मेल एंड फीमेल का आयोजन किया जा रहा है। ये कानपुर में होने वाली, मुझे लगता है कि पहली प्रतियोगिता है जो कानपुर में आयोजित की जा रही है, जिसमें पूरे भारत के लगभग 24 से अधिक राज्यों के खिलाड़ी, कोचेस इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। इसके कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती मल्लिका नड्डा जी, भारत सरकार के अनेक मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के अनेक मंत्री इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। और ये चैंपियनशिप 3 दिन की चलेगी, जिसमें पूरे देश के लगभग 250 से अधिक खिलाड़ी और ओलंपिक में खेले हुए सभी खिलाड़ी जो स्पेशल ओलंपिक में अब तक खेल कर आए हैं उत्तर प्रदेश से, हम उनको भी सम्मानित करने वाले हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN न्यूज़।